इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तेहरान में धमाके, यहूदी देश में इमरजेंसी और देश भर में सायरन की आवाज भी आ रही है। और इस बीच हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन इसको हम समझना सर चाहेंगे, जिस तरीके से आज सुबह ही जानकारी आती है सामने, 60% यूरेनियम की जानकारी मिलती है, अचानक से यह हमला बोल दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे हम इजराइल ने ये समय क्यों चुना? दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि ईरान जो इतना मजबूत, इतना सक्षम है, तो वो इन हमलों को कैसे नहीं रोक पाया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के पास और अमेरिका के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर सकते हैं। और ये साफ दर्शाया है इस बार भी इजराइल ने, ये अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से हुआ है। और ऐसी जैसे कि खबरें आ रही हैं, वो उन जगहों पर अटैक हुआ है जहां पर उनका विश्वास है कि ईरान के राष्ट्रपति हों या अयतुल्ला खुमैनी है या फिर आईआरजीसी के जो कमांडर्स है, टॉप कमांडर्स, वहां पर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए गए हैं। ये साफ मंशा है कि पहले टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाए। ये एक लिमिटेड स्ट्राइक है, अभी फुल स्केल युद्ध अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक खुले युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अमेरिका अभी पिछले निगोशिएशंस के दौरान में ऐसी संभावनाएं लग रही थी कि अगर ईरान मान जाता है न्यूक्लियर के संवर्धन को रोकने पर, तो शायद शांति स्थापित हो जाए, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा एक खतरा था, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस का खतरा है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। तो वो टॉक्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ना नहीं चाहता था, और उस पर ईरान तैयार नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल को अब रोकने के लिए। और उसके प्रोडक्शन जो उसका पर मंथ कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स का वहां प्रोडक्शन हो रहा है। तो ईरान को रोकने के लिए इजराइल को आगे आना ही पड़ा। और अब ये युद्ध जो है ये छोटा नहीं होगा, ये युद्ध का स्तर बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है सर। कैप्टन आई सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपसे समझना चाहेंगे इस हमले को कैसे देखा जाए? क्या ये सैन्य कार्रवाई है, इसके पीछे कोई एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश? देखिए, ये राजनीतिक संदेश क्या, ये सीधा सीधा संदेश है। जिस तरह से ईरान अपनी तैयारियां कर रहा था, अपने यहाँ मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर रहा है और परमाणु हथियार तो बनाने की तैयारी कर ही रहा है। उसके लिए उसने पूरे बारूद मटेरियल जो भी है उसको इकट्ठा कर रखा था। तो अमेरिका भी इस बात को जानता है, मगर इसका सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो इजराइल को है। तो इजराइल अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई कदम उठाता है तो मैं तो कहता हूँ वो जायज है, कहीं गलत नहीं है। क्योंकि वो ईरान के चारों सराउंडिंग में जितने भी देश हैं वो सब इस्लामिक देश हैं। एक अकेला इजराइल है जो उनके बीच में है, मगर वो तो उसकी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अपनी तैयारियां अच्छी है, इसलिए उनका मुकाबला कर रहा है, उनका सामना कर रहा है। नहीं, इजराइल को तो अभी तक ये कब से मार के भगा चुके होते। जितने आतंकी संगठन है वो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है, और भी सराउंडिंग में जो देश है इस्लामिक वो इजराइल पे अटैक करते हैं। तो इजराइल तो वहां पर अकेला है। मगर अमेरिका ने जो अभी अमेरिका ने भी, जैसे मैं देख रहा हूं कि अमेरिका ने भी इब्राहिम लिंकन से अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो मतलब ये संयुक्त कार्रवाई मानी जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका ने भी इब्राहिम लिंकन जो उनका नेवी का बेड़ा है उससे रॉकेटों के माध्यम ईरान पे अटैक हो चुका है, और ईरान ने अपने जितने भी एयर बेस हैं उनको बंद कर दिया है। और जो इजराइल ने कहा है, अपने नागरिकों को बड़ा संदेश दिया है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं और जो भी वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो ये युद्ध अब सोचिए कि अब रुकने वाला नहीं है। ये युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर अभी हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन इसी बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि लड़ाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ईरान शांत नहीं बैठेगा। ईरान ये कह रहा है कि हमले का अंत अब आपके हाथ में नहीं, लड़ाई शुरू तुमने की, खत्म हम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे देखो, ईरान भी कमजोर देश नहीं है। ईरान के पास भी बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट है, उसके पास भी मिसाइलें बहुत अच्छी है, सुपरसोनिक भी है, और भी उसके पास है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार इजराइल पे जब ईरान ने अटैक किया तो इनके पास आयरन डोम है इजराइल के पास, तो उसको भेजते हुए भी ईरान ने काफी नुकसान पहुंचाया था इजराइल में। तो इजराइल अपनी जो शक्ति है, अपना जो उसका रक्षक का जब कवच है, जो
तो उससे अपने आप को बचा जरूर रहा है। मगर आप ये कहो कि ईरान कमजोर है, ईरान के साथ और भी काफी देश जुड़े हुए हैं, वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी मदद करेंगे। तो तो कहने का सर, मतलब ये इजराइल है की कि अगर हम सैनिक क्षमता की बात करें, ईरान की सैनिक क्षमता की बात करें, तो क्या आपको लगता है ईरान कितना टिक पाएगा, इजराइल कितना टिक पाएगा? देखिए, अगर इसमें ईरान और खाली इजराइल दोनों लड़ते हैं जी, तो ताकत लगभग, मैं नहीं कहूंगा कि किसी की कमजोर है, दोनों ही अपनी लेकिन अपनी सर जगह अमेरिका है। अकेला लड़ने कहां देगा? मगर समस्या यहाँ है कि यहाँ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, हम्म। और वो और इजराइल के अटैक के ठीक बाद जो है ना, अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है। तो ये अब ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे ईरान कह रहा है कि अब खत्म हम करेंगे, तो हो सकता है कि ईरान खत्म करने योग्य बचे ही ना, क्योंकि अमेरिका पूरी तैयारी आज से नहीं 2 महीने से कर रहा है। वो अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ सराउंडिंग में अपने जितने भी नेवी के बेड़ा है वो पहले से ही उसने वहां पर तटस्थ कर दिए हैं। तो तैयारी बहुत बड़ी है, और इस तैयारी में अगर देखो, जब युद्ध होता है तो नुकसान सभी देशों का होता है, मगर इसमें सबसे ज्यादा बड़ा अगर किसी का नुकसान होगा तो ईरान का होने वाला है। तो सर क्या ईरान कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है जो उसके अंदर जो इसी हलचल हड़कंप मची हुई है उससे बचने के लिए, निपटने के लिए उससे? देखिए, ईरान तो अपनी तरफ से कभी तो कोई नहीं छोड़ेगा। जब जिस किसी के ऊपर अटैक होता है तो अपनी पूरी शक्ति और अपने सामर्थ्य के साथ वो लड़ता है, तो ईरान भी अपनी कोई कमजोरी नहीं छोड़ेगा। मगर देखना यहाँ होगा कि लड़ाई ये आज से नहीं 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। ये बीच में भले ही समझौता हो गया था इजराइल के साथ, मगर इजराइल ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे मालूम है कि हमें फिर ईरान के साथ लड़ना है, हमें फिर इन आतंकी संगठनों के साथ लड़ना है। तो इजराइल अपनी पूरी तैयारी के साथ था, और तैयारी के साथ ही उसने अटैक किया है। अब उसके साथ बराबर में, पहले इजराइल अकेला लड़ रहा था, अब इजराइल के साथ बराबर से कंधा मिला के अमेरिका खड़ा है, जो अमेरिका अटैक भी कर चुका है। तो इसलिए नुकसान अब ईरान का इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। मेजर जनरल अनुज माथुर जी इस वक्त हम मेरे साथ जुड़ चुके। सर बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब सर आपको क्या लगता है भारत की तरफ से क्या कुछ कूटनीतिक कदम उठाया जाना चाहिए? दूसरा ये कि भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? हालांकि एक एडवाइजरी जारी हो गई है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कि आप लोग सावधानी रहें और सतर्क रहें, लेकिन असर कैसा कुछ पड़ने वाला है? जय हिंद पलक। देखिए, 2-3 चीजें हमको समझने की आवश्यकता है। ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इससे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के ऊपर जो असर पड़ेगा, भारत को भी के ऊपर भी वही असर पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में ऐसा इतनी लार्ज स्केल वॉर शुरू हो जाएगी, तो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वैश्विक ऊर्जा की अवेलेबिलिटी पर, यानी कि ऑयल की अवेलेबिलिटी पर, और जो उनकी अर्थव्यवस्था है जो कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर असर पड़ेगा, और उससे कीमतें ऊपर जाएंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। एक और चीज आपको समझने की आवश्यकता है, चीन जो है वो ईरान का एक बहुत बड़ा तेल खरीदार है, उसके ऊपर डायरेक्टली असर पड़ेगा। इसका जो इस प्रकार का अंतर है वो पूरे विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है पलक। लेकिन अभी अभी जो हमें कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का हमला हुआ है और कैसे हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर इराक से अपने बॉम्बर्स फाइटर्स उड़ाए हैं, वहां से हमला हुआ है। अब्राहम लिंकन से उनके मिसाइल्स और फाइटर्स उड़ करके वहां से हमला हुआ है, और इजराइल ने हमला किया है। तो ये बहुत बड़ा और चौतरफा हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर किया है, और उन्होंने इसको रोअर ऑफ अ लायन एक नाम दिया है इस ऑपरेशन को, जो कि इस बात को दिखाता है कि एक बहुत बड़ा प्रीएम्प्टिव ऑफेंसिव है। इनके जो टारगेट थे, और ये इजराइल का ये हमले का समय चुनने के पीछे क्या कारण होगा? बिल्कुल, देखिए 2-3 इश्यू होते हैं। एक, जब लड़ाई होती है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है, और एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑफ वॉर एक होता है सरप्राइज। ये जो समय चुना है वो इस प्रकार से चुना जाता है कि जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसको सबसे कम इस समय हमला होने का अंदेशा हो। आज आप देखिए, आज इजराइल में एक बहुत बड़ा पर्व है, तो लोग ये समझते हैं कि जब आपके देश में इतना बड़ा पर्व है तब आप इस प्रकार का हमला शायद ना करें। आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा यौम किपुर वॉर 1973 की तरफ, जब इजिप्ट ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, यही बात ध्यान में मद्देनजर रखते हुए। दूसरी बात यह होती है कि आपने इजराइल के साथ, ईरान के साथ बातचीत हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कल कि हमें
ठीक है सर, अभी आपके पास में लौट रही, यहाँ पर आप अपनी बात को पूरी भी करिएगा और इस पर भी आप प्रकाश डालिएगा जिस तरीके से, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि शुरू तो आपने कर दिया है लेकिन अब खत्म करने की बारी हमारी है, और जब ईरान के टॉप कमांडर मारे गए तो जाहिर सी बात है बौखलाया हुआ होगा ईरान। बिल्कुल देखिए, ये मैं जो बात बताने का प्रयास कर रहा था वो यही था कि जो टारगेट्स थे वो पहले से निर्धारित थे। इस प्रकार का हमला कहां से, किस जगह पर, किस हथियार से हमला होगा, ये पहले से उन्होंने निश्चित करके रखा हुआ था और ये उनको पक्का पता था कि किस दिन कहां पर हमला करना है। तो जो बात मैं बता रहा था कि सरप्राइज हासिल करने का अर्थ ये होता है कि ऐसे समय हमला किया जाए जबकि आपके हमले की होने की सबसे कम आशंका आपके शत्रु को हो, और वही अचीव किया है। टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे। न्यूक्लियर इस्फहान में हमला हुआ है, उनकी जो टॉप हायरार्की खामनेई के घर पर हमला हुआ है, आईआरजीसी की जो लीडरशिप है तो आईआरजीसी की लीडरशिप के ऊपर हमला हुआ है। ओवरऑल ये जो हमला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करके इसको किया गया है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो ये है कि एक मोसाद का स्टेटमेंट आया है और मोसाद ने कहा है कि हम लोग ईरान का गर्व गौरव वापस करना चाहते हैं। वी वांट टू ब्रिंग ग्लोरी बैक टू ईरान। ये बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि ये जो पूरे हमले हुए हैं इसमें जो ठीक है सर, आपके पास में लौट रही इस बीच, क्यों अब आपको बता देते हैं ईरान में कहां-कहां हमला हुआ है, कहां-कहां निशाना बनाया गया है। पहला तो तेहरान एयरपोर्ट, जहां की सुरक्षा कहा जाता है बहुत ज्यादा सख्त होती है, लेकिन यहां पर भी निशाना बना लिया गया। पूर्वी तेहरान का ये पूरा इलाका है, इसको निशाना बनाया गया। वहां से तस्वीरें लगातार सामने चुकी आ रही हैं। ईरान के ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हमला बोला। मेहराबाद एयरपोर्ट का नाम भी इसमें शामिल है जिसको निशाना बनाया गया, जहां पर ड्रोन से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। तस्वीरें वहां से सामने आ रही। इसके अलावा उत्तरी सैयद खानदान, ये वो इलाका है ईरान का जिससे निशाना बनाया गया इजराइल के द्वारा। तो तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर निशाना बनाया गया, हमला वहां पर बोला गया। कौम, वहां पर भी निशाना बनाया गया है, वहां पर भी हमला बोला गया है। इसके अलावा तबरेज, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान में पूरे देश में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। करमन शाह भी वो इलाका है जहां पर हमला बोला गया जिसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा कराज भी वो इलाका है जहां पर हमला बोला गया इजराइल की तरफ से। तो ये तमाम वो इलाके हैं। इस्फहान, जहां पर आज सुबह ही जानकारी आई थी कि 60% यूरेनियम से जुड़ी हुई जानकारी भी इस्फहान से ही सामने आती है। और इस बीच अब ईरान के ये तमाम वो इलाके हैं। ईरान न्यूक्लियर डील करे, ये यूएस की मांग थी। अभी आपने सुना भी, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आ चुका है। अब ईरान संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे, हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर कर दे, ये यूएस की मांग थी। और यूएस की मांग ये भी थी कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडारण पर पूरे तरीके से रोक लगे। ये इसके अलावा लंबी दूरी की मिसाइल निर्माण पर ईरान रोक लगाए। 2006 से इजराइल से लगातार युद्ध चूंकि लड़ा जा रहा है, यूएस की मांग इसमें यह भी शामिल थी। और इसी के बाद अब जब ट्रंप ने हमला बोला और ट्रंप खुद सामने आते, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि पता नहीं क्या अमेरिका का रुख होगा, क्या अमेरिका बैकडोर से सपोर्ट करेगा या खुलकर सामने आएगा, लेकिन अब साफ तौर पर ट्रंप सामने आ चुके। एक सिंह साहब, आपके पास में आते हुए आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम चूंकि जिक्र भी कर रहे थे क्या ये संयुक्त कार्रवाई है, लेकिन पहले यह लग रहा था कि अमेरिका खुलकर सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्या बैकडोर से सपोर्ट करेगा, लेकिन अब साफ तौर पर ट्रंप ने स्टेटमेंट तक दे दिया है। देखिए, ये पहले से ही बिल्कुल आप इसको मान के चले कि ये क्लियर था। अमेरिका ने जब चारों तरफ से ईरान का एक सराउंडिंग घेरा बना लिया था, अपनी सारी नेवी को डिप्लॉय कर दी और उसने अपने एयरबेस बनाने के लिए जो जगह उसको जरूरत थी वो उसने ज्यादा से ज्यादा देखा है। तो जब ये इजराइल जो अटैक करता है तो इसमें बिल्कुल अमेरिका की रजामंदी होगी कि आपको कब अटैक करना है। क्योंकि देखने वाली बात यहाँ पर है पलक कि जैसे ही इजराइल का अटैक हुआ है, अमेरिका ने तुरंत उसके साथ अटैक कर दिया है। जो उनका जो बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, जो सबसे बड़ा, मेरा ख्याल तो कि उससे बराबर कोई और हो नहीं सकता, तो इब्राहिम लिंकन उन्होंने 1 महीने पहले ही वहां उसकी खाड़ी में लगा दिया था, वहां बिल्कुल समुद्र में जाके खड़ा कर दिया था ईरान के पास में। तो वहां से ये जो अटैक हुआ है तो छोटा पूरा अटैक नहीं है। और एक इसमें जो विशेष बात देखने वाली बात है पलक, वो ये है कि चुन के पिन पॉइंट पे अटैक हुआ है कि कहां पर इनके कमांडर हैं, जो हाईएस्ट कमांडर हैं, बड़े कमांडर हैं, सेना अधिकारी हैं, वहां की सरकार के बड़े मंत्री हैं, उनके खास करके बंगले, उनके ठिकाने चुने गए और वहीं पर अटैक हुआ है।
और इजराइल का अटैक इतना सटीक होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है कि पहले हम इसका देख चुके हैं कि टर्की में एक जो हमास के कुछ आतंकी संगठन मीटिंग कर रहे थे, तो इजराइल ने उस बिल्डिंग में इस तरह से बम मारा था कि अड़ोस पड़ोस को खबर भी नहीं लगी और वहां सारे आतंकियों की कब्र बना दी थी। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका जो सिक्योरिटी है, उसकी जो जानकारी है, खुफिया जानकारी, वो बहुत सटीक होती है। तो जो बमबारी इन्होंने जो की है बड़ी सटीक तरीके से की है। अभी जैसे इसमें बताया जा रहा है कि उनका एक सबसे बड़ा कमांडर मारा जा चुका है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कितने मारे गए हैं, क्योंकि मंत्रियों, वहां की सरकार के मंत्रियों के बंगलों पे भी हमला हुआ है। तो इसमें ये पूरी अमेरिका और इजराइल की पूरी जुगलबंदी शुरू से रही है। सारी पूरी रणनीति एक दूसरे के साथ साझा करके तब बात हुई है। इसलिए तो तुरंत जैसे ही इजराइल ने किया, अमेरिका ने भी कर दिया, और अब ट्रंप ने तो स्टेटमेंट भी दे दिया कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। बिल्कुल, और यूएस ईरान के बीच में 2 दौर की वार्ता भी सर हुई, वो भी बेनतीजा रही। माथुर साहब, आपसे समझना चाहेंगे अब जो स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में भारत जैसे देश के लिए एक तरीके से कूटनीतिक संतुलन बनाते हुए कितना चुनौतीपूर्ण अब रहने वाला है, या क्या कुछ आपको अब लगता है भारत के लिहाज से? मतलब देखिए, भारत का जो स्टांस है वो सदैव से बिल्कुल साफ रहा है। भारत अकेला एक ऐसा देश है जो पुतिन की आंखों में आंखें डाल करके ये कह सकता है कि ये दौर युद्ध का नहीं बुद्ध का है। ये बिल्कुल साफ है, भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। अभी जो वो इजराइल के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री हमारे, वहां पर भी नेतन्याहू को यही पता करके आए हैं कि शांति, वार्ता और समझौता, यही एक तरीका है आज के युग में। तो उनका ये भारत का स्टांस यही रहने वाला है कि किसी भी प्रकार से इस युद्ध को रोका जाए, बातचीत का रास्ता खोला जाए, और किस प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक सामरिक व्यवस्था पर इसका विपरीत असर ना पड़े। आप देखिए किस प्रकार से इस विश्व में एक नया अलाइनमेंट उभर करके आ रहा है, और ये जो क्रिक मैं कहा करता हूं इसको, चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया, ये एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट बनकर के उभर करके सामने आया है। और अगर एक छोटा सा सवाल और था जी, एक छोटा सा सवाल और था, क्योंकि ईरान ये पहले धमकी दे चुका था। अभी चूंकि आप अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तब क्या होगा? फिर तो पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, ये बात बिल्कुल पड़ेगा, विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। 20% जो दुनिया का तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट है बाबल मंदाब, और वो भी वहां पर यमन में जो इनके प्रॉक्सीज हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों स्टेट्स को कमर्शियल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, और आप अभी देखना शुरू कर देंगी कि किस प्रकार से आपके शेयर मार्केट में किस प्रकार से ऑयल की बिल्कुल सर, क्योंकि हमने देखा था इसके पहले भी शेयर मार्केट में पूरे तरीके से उथल पुथल हो गई थी जब युद्ध हुआ था। सर आप बने रहिएगा, और सिंह साहब आप भी बने रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे।